Greetings to all. So this is our next lecture and today's topic is landslides. So today onwards we will start our fourth unit, that is earthquake engineering. And in the previous lecture, lecture of earthquake, we have completed so many topics regarding with the fourth unit, and we have to complete the one important topic, that is landslides. So today we will discuss about the landslides. So let's start. Now what is landslides? So landslides, also known as the landslip, is a geological phenomena that includes a wide range of ground movements such as rockfall, deep failure of slopes and shallow debris flows. Landslides can occur in offshore or coastal and onshore environments. Although the action of gravity is the primary driving force for a landslides to occur, there are other contributing factors affecting the original slope stability. So basically, what is a landslide? Landslides is nothing but a downward or outward movement of soil or rock or the part of the vegetation which are comes under the influence of gravity. So landslides क्या है? Landslides एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें हमें ग्राउंड मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, और वो ग्राउंड मूवमेंट या तो रॉक फॉल हो सकता है या डीप फेल्यूर ऑफ स्लोप हो सकते हैं। डेट मीन्स कोई भी स्लोप का नीचे गिरना, या फिर डेब्रिस फ्लो हो सकते हैं, या छोटे मोटे रॉक पार्टिकल्स या छोटे मोटे से रॉक पेबल्स का नीचे गिरना, उसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लैंडस्लाइड्स एक डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट है, जहाँ पे हमें सॉइल का आउटवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकता है, रॉक का देखने मिल सकता है, या पर्टिकुलर वेजिटेशन पार्ट का डाउनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो यहाँ पे लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंडस्लाइड्स के लिए। और लैंडस्लाइड्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हमको ऑफशोर रीजन में, कोस्टल एरियाज़ में या ऑनशोर इन्वायरमेंट में देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोस्टल एरियाज़, मतलब कोस्टल एरियाज़ के जो माउंटेन्स है, सो बिकॉज ऑफ द इरोजन और वेदरिंग, वहाँ के जो मटेरियल्स है, रॉक फॉर्मेशन, वो लूज़ हो जाते हैं, और जब भी कोई सिंपल सा अर्थक्वेक हो या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो, उनके शेकिंग की वजह से वो पर्टिकुलर रॉक सरफेस पे आके नीचे गिर जाता है। सो कोस्टल एरियाज़ में भी हमें लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं, और मैक्सिमम लैंडस्लाइड्स हमको उस एरिया में देखने के लिए मिल सकते हैं जहाँ पे माउंटेन रेंजेस हो। माउंटेन रेंजेस में भी हमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं। और वेजिटेशन वाले पार्ट, मतलब ऐसे माउंटेन्स या ऐसा एरिया जहाँ पे वेजिटेशन फुल कवर हो, डेंसली वेजिटेटेड एरिया हो, उस एरिया में भी हमको लैंडस्लाइड ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। सो लैंडस्लाइड एक ऐसा मूवमेंट है, डाउनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल और रॉक और वेजिटेशन, जो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो इसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड्स को हम लैंडस्लिप भी बोलते हैं। ठीक है। Now next we will see the type of landslides. So type of landslides, so we have so many types of landslides, but according to movement of the landslides, we have 3 or 4 types of landslide. That is, first is rotational landslides. So rotational landslides move along a surface of rupture that is curved or concave. सो इस इमेज में हम देख सकते हैं रोटेशनल लैंडस्लाइड्स में हमको जो भी सरफेस का मूवमेंट है वो रप्चर के थ्रू होता है और इन द फॉर्म ऑफ कर्व या कॉन्केव शेप में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक ह्यूज सा लैंड मास है, या ये वॉल माउंटेन हो सकता है, या जस्ट अ कोस्टल एरिया हो सकता है, या ऑफशोर या ऑनशोर हो सकता है। सो ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं, एक पहले एक वन लेयर रिमूव होती है, देन सेकेंड, देन थर्ड। सो ऐसे वन बाय वन एक लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उतना ज़्यादा ह्यूज लैंड मास के डाउनवर्ड मूवमेंट का।
ठीक है, तो ये रोटेशनल स्लाइड्स है जहाँ पे हमको सरफेस का रप्चर देखने के लिए मिलता है, डेट इज कर्व्ड और कॉनकेव, जो कि कर्व भी हो सकते हैं और कॉनकेव भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के लैंडस्लाइड्स को हम रोटेशनल स्लाइड्स बोलते हैं, जहाँ पे जो सरफेस है या रॉक का टुकड़ा है या रॉक मास है, लैंड मास है, वो इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड या कॉनकेव शेप में स्लाइड डाउन होता है। उस टाइप के लैंडस्लाइड्स को हम बोलते हैं रोटेशनल लैंडस्लाइड्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन स्लाइड्स। ट्रांसलेशन स्लाइड्स में क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रॉक है और इस पर्टिकुलर रॉक में अगर कोई भी बिकॉज ऑफ दी वेदरिंग या इरोजन कोई भी डिस्टरबेंस आता है या उनके जो बॉन्डिंग होती है अगर वो लूजन अप हो जाती है, तो वो जो पर्टिकुलर रॉक सरफेस है वो अपना ओरिजिनल रॉक सरफेस से टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है, और वो वाला जो वीकेंड रॉक सरफेस होता है, जो वेदर्ड पार्ट होता है, वो नीचे स्लाइड डाउन हो जाता है और जो ओरिजिनल होता है वो एज इट इज़ वैसे ही रहता है। सो विद इन द रॉक फॉर्मेशन और विद इन द रॉक मास और उस रॉक का टुकड़ा या रॉक सरफेस स्लाइड डाउन होता है, तो उस टाइप के लैंडस्लाइड्स को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्लाइड्स। ठीक है, सो ये व्हेन द फेल्यूअर्स सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट और स्लाइटली अनड्यूलेटेड। तो यहाँ तो ये जो प्रोसेस है, ये लैंडस्लाइड्स है, या तो फ्लैट सरफेस पे होगा या फिर अंडुलेटेड, जो स्लाइटली अंडुलेटेड होगा। सो यहाँ पे हम इस इमेज में देख सकते हैं ये जो है ओरिजिनल पोजीशन है, और जैसे ये धीरे धीरे मूव होगा तो ये मूव होके इधर साइड नीचे की तरफ स्लाइड डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा मूविंग ब्लॉक है और ये हमारा स्टेशनरी ब्लॉक है। ओके, तो इस टाइप के लैंडस्लाइड्स को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्लाइड्स, के फ्लैट और स्लाइटली अंडुलेटेड सरफेस पे होता है। नेक्स्ट है हमारा रॉक फॉल और रॉक टॉपलिंग। ठीक है, रॉक फॉल में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फ्री फॉलिंग ऑफ डिटैच बॉडीज ऑफ बेड रॉक or it is also known as the boulders or pebbles from a cliff or a steep slope. So rock fall is very easy. ये एक हमारा एक माउंटेन हम बोल सकते हैं, तो उस माउंटेन में जो रॉक डिटैच्ड हो जाते हैं, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग, इरोजन और जो भी फिजिकल पैरामीटर्स या फिजिकल एजेंट्स वहाँ पे अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर साइड के जो सरफेस होती है माउंटेन्स की, वो धीरे धीरे लूजन अप होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाती है। और बिकॉज ऑफ दीज फिजिकल पैरामीटर्स जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, तो उनका जो सरफेस है, उनकी जो बॉन्डिंग है सरफेस की, वो लूज हो जाती है और फिर सडनली वो डिटैच हो जाते हैं अपने ओरिजिनल बॉडी से। तो यहाँ पे जो फ्री फॉलिंग रॉक है, ये इस टाइप के फ्री फॉलिंग रॉक जो अपने एक टाइम पे ओरिजिनल बॉडी से अटैच हो गए और बाद में बिकॉज ऑफ सम वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस यहाँ पे उनकी जो बॉन्डिंग है वो लूज होने के कारण वो अपने ओरिजिनल सरफेस से डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, स्लाइड डाउन हो जाते हैं, और इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉक फॉल। ठीक है, तो ये फ्री फॉलिंग रॉक बोल सकते हैं हम, जो डिटैच बॉडी होती है। सो ये हमारे डिटैच रॉक बॉडीज़ होते हैं, बेड रॉक्स होते हैं, जिनको हम बोल्डर्स बोलते हैं, और जो कि क्लिफ और स्टीप स्लोप से नीचे गिरते हैं। ठीक है, क्लिफ मतलब ये वाला पोर्शन जो है माउंटेन्स का, इन्हें हम क्लिफ बोलते हैं। जो वर्टिकल पोर्शन है इसे हम क्लिफ बोलते हैं, और इस क्लिफ से जो रॉक नीचे की तरफ फॉल होते हैं, उस टाइप के लैंडस्लाइड्स को हम बोलते हैं रॉक फॉल। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। ये माउंटेन्स एरियाज जो हिली टेरेन होती है या माउंटेन रेंजेस होते हैं, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स है जिसको हम रॉक फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है रॉक टॉपलिंग। सो रॉक टॉपलिंग occurs when one or more rocks units rotate around about their base and collapse. So यहाँ पे क्या होता है,
ये एक पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन है। सो जैसे कि मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ दी टेंशनल फोर्सेस और कॉम्प्लेशनल फोर्सेस जॉइंट्स क्रिएट हो जाती है विद इन दी रॉक फॉर्मेशन और लैंड मास। तो ये लैंड मास में जॉइंट्स क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो रॉक फॉल हो रहा था ये विद दी हेल्प ड्यू टू दी वेदरिंग एंड इरोजन हो रहा था, बट यहाँ पे जो रॉक फॉल हो रहा है ये हो रहा है हमारे ड्यू टू दी जॉइंट्स और क्रैक्स की वजह से। तो जैसे ही यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली क्रैक्स आएंगे और जो बाहर के साइड में जो रॉक सरफेस है उनकी बॉन्डिंग जो पहले के बॉन्डिंग से लूज़ हो जाती है, वीक हो जाती है। तो उसकी वजह से जो बाहर साइड में होते हैं जो आउटर पार्ट होता है लैंड मास का, वहाँ से जो रॉक है वो धीरे धीरे वीक बॉन्डिंग होने की वजह से वन बाय वन गिरना शुरू हो जाते हैं, जो एक दूसरे पे भी गिर सकते हैं या पूरे एक साथ गिर सकते हैं। मतलब इट्स डिपेंडिंग ऑन दी देयर इंटेंसिटी ऑफ दी फॉलिंग। सो टोटली डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, या तो वो वन बाय वन गिरेंगे या फिर एक साथ भी उनका स्लाइड डाउन हो सकता है। सो इस टाइप के स्लाइडिंग को हम बोलते हैं रॉक टॉपलिंग। ओके, सो ये रॉक टॉपलिंग में मेन इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा जॉइंट्स एंड क्रैक्स। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये हमारे जॉइंट्स हैं। सो विद दी हेल्प ऑफ जॉइंट्स जो बॉन्डिंग है रॉक्स की, जो बॉन्डिंग है रॉक फॉर्मेशन की, वो वीक हो जाती है और बिकॉज ऑफ द वीकनेस ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी स्लाइड डाउन या फॉल हो जाते हैं। सो इस टाइप के स्लाइड्स को हम बोलते हैं रॉक टॉपलिंग। नेक्स्ट है हमारा डेब्रिस फ्लो और लेटरल स्प्रेडिंग। सो lateral spreading occur when the soil mass spreads laterally and these spreading comes with tensional cracks in the soil mass. So यहाँ पे क्या होता है, जो lateral spreading होती है with the help of टेंशनल क्रैक्स, जैसा कि मैंने बोला है कि टेंशनल फोर्सेस और कॉम्प्रेशनल फोर्स अप्लाई होने की वजह से बहुत सारा जो मटेरियल होता है वो वीक हो जाता है, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे रॉक में और लैंड मास में क्रैक्स और जॉइंट्स आते हैं, वैसे ही जो हमारा फाइन मटेरियल होता है जैसे कि क्ले, उसमें भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो धीरे धीरे लूजन अप हो जाता है। मतलब पर्टिकुलर सॉइल का जो लैंड मास है, सॉइल मास है, वो स्प्रेड होता है लिटरली, और ऐसे स्प्रेड होता है जैसे एक पर्टिकुलर सा फ्लड क्रिएट हो जाता है और वो पर्टिकुलर सॉइल जो मास है वो स्लाइड डाउन हो जाता है, और इस टाइप के स्लाइडिंग को हम बोलते हैं लेटरल स्प्रेडिंग। सो इसके पहले के टॉपिक टाइप में हमने देखा कि वहाँ पे रॉक फॉल हो रहा है, रॉक टॉपलिंग हो रही है, बट लेटरल स्प्रेडिंग में हमको सॉइल मास का टुकड़ा या सॉइल मास का पूरा ह्यूज मास जो है वो लिटरली स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, और बिकॉज ऑफ द टेंशनल क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, और बिकॉज ऑफ द टेंशनल क्रैक्स वो आपस में वीक हो जाते हैं, अपनी बॉन्डिंग को लूज़ कर देते हैं, और धीरे धीरे एक बड़ा सा सॉइल मास क्रिएट हो जाता है और वो स्लाइड डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के स्लाइडिंग को हम बोलते हैं लेटरल स्प्रेडिंग ऑफ सॉइल मास या लेटरल स्प्रेडिंग। ठीक है, तो ये भी हमारा एक टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स है। नेक्स्ट है हमारा डेब्रिस फ्लो। डेब्रिस फ्लो में हमें मूवमेंट ऑफ कोलैप्स्ड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल देखने के लिए मिलता है, टिपिकली अलोंग द स्ट्रीम चैनल। सो जैसा मैंने बताया कि वेदरिंग इरोजन होता है, सो वेदरिंग और इरोजन क्या प्रोसेस है ये आपको पता है। ठीक है, और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज़ वेदरिंग एंड व्हाट इज़ इरोजन। सो ड्यू टू दी वेदरिंग एंड इरोजन, जो स्ट्रीम या कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो मटेरियल होते हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाती है, उनकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है, और इन द फॉर्म ऑफ लिटिल बिट अनकंसोलिडेटेड मटेरियल वो धीरे धीरे अपने रियल ओरिजिनल सरफेस से कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो कोलैप्स अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं वो टिपिकली नीचे फॉल डाउन होते हैं और अलॉन्ग विद द स्ट्रीम चैनल वो फ्लो हो जाते हैं। सो इस टाइप के लैंडस्लाइड्स को हम बोलते हैं डेब्रिस फ्लो।
ठीक है। सो डेब्रिस फ्लो मोस्टली हमको कोस्टल एरियाज में या स्ट्रीम चैनल के पास देखने के लिए मिलते हैं, और लेटरल स्प्रेडिंग वाला जो पार्ट है, लेटरल स्प्रेडिंग ऑफ सॉइल मास, ये हमको वेजिटेशन या माउंटेन रेंजेस में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे पूरा सॉइल मास का टुकड़ा या सॉइल मास नीचे स्लाइड डाउन हो जाता है, ठीक है। और डेब्रिस फ्लो एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो कि नीचे गिरता है और अलोंग विद द स्ट्रीम चैनल फ्लो हो जाता है, तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं डेब्रिस फ्लो, जहाँ पे छोटे छोटे से डेब्रिस होते हैं जो वीकन अप और डिटैच्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं जो फॉल डाउन हो जाते हैं इनटू द रिवर्स, और विद द हेल्प ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम चैनल्स वो फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द type of this is the another type of landslide which is known as the debris flows. सो यहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे। सो द स्पीड ऑफ द मूवमेंट में रेंज फ्रॉम वेरी स्लो टू रैपिड। सो जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी ग्रेविटी और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है, वो है हमारी मोमेंट ऑफ स्पीड और मोमेंट ऑफ स्लो और रैपिड, ठीक है। तो अगर हम इस वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट, जैसे जैसे स्लोपिंग साइड इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा उसका हाई इंटेंसिटी मोमेंट का होगा, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो ये हमारा क्रीप रॉक ग्लेशियर है, रॉक फॉल, यहाँ पे स्टीप जो स्लोप है वो कम है तो इनका मूवमेंट बहुत कम होगा। यहाँ की बात करें तो ये स्लम्प को इंडिकेट करता है और इनका मूवमेंट कुछ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्रीप रॉक, ठीक है। बट यहाँ पे एक टाइम के बाद आने पर ये एक यूनिफॉर्म कर्व देता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे मूव होने के बाद जो मटेरियल है वो यहीं पे एज इट इज़ रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लम्प। नाउ इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दी मड फ्लोज, तो मड फ्लो में यहाँ पे हमको स्टीप स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, तो स्टीप स्लोप ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली स्प्रेड हो सकता है, इजीली नीचे की तरफ फैल सकता है, नीचे की तरह स्लाइड डाउन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा डेब्री स्लाइड या डेब्रीज फ्लो, जैसे कि मैंने बताया रॉक स्लाइड जिसको भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी टोटली डिपेंड ऑन दी स्लोप ऑफ दी लैंड मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रॉक स्लाइड धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव डाउन हो रहा है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि इसका लैंड मास कम ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे इनका जो स्टीप स्लोप है कम होता गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि लैंडस्लाइड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेविटी, और सेकंड है हमारा स्लोप ऑफ द रॉक फॉर्मेशन और स्लोप ऑफ द एरिया। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे लैंडस्लाइड्स होने के, ठीक है। तो ये वाली जो डायग्राम है ये हमें इंडिकेट करती है, ये हमें दिखाती है कि जिस टाइप का स्लोप होगा उस तरीके से हमको उस टाइप का लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये वेरी स्लो टू वेरी फास्ट। सो वेरी स्लो में हमको स्लोप कम मिलती है, और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ मास मूवमेंट बढ़ता जाएगा, बिकॉज स्टीप जो स्लोप है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा थी, धीरे धीरे स्लोप कम हुआ तो चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स बढ़ गए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मास मूवमेंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, बिकॉज ऑफ दी लो स्लोप और स्टीप स्लोप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये नेक्स्ट है हमारा स्नो वैलेंस और डेब्रीज वैलेंस जिसको हम बोलते हैं। ये मैक्सिमम हमारे ग्लेशियर्स वाले पार्ट में होता है। रॉक फॉल जो अभी हमने देखा, रॉक फॉल या डेब्रीज फॉल, ये फास्ट मूवमेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्लोप है बहुत कम है। सो बिकॉज ऑफ दी स्लोप, जैसा मैंने बताया कि स्लोप अगर ज़्यादा होगा तो लैंडस्लाइड्स के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जो वेलोसिटी ऑफ मास मूवमेंट है वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम वेरी स्लो टू वेरी फास्ट, और यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हो कि स्लोप का जो शेप है और डायरेक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये वेरी स्लो होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम वेरी फास्ट। तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द रॉक मास और द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। So the speed of the movement may range from the very slow to very fast.
The speed of the landslide will make an even more or less avoidable and therefore more or less risky. तो जैसा कि मैंने बताया, जितना ज़्यादा स्लोप होगी उतना ज़्यादा चांसेस होंगे लैंडस्लाइड के, जितने कम स्लोप होगी उतने कम चांसेस होंगे लैंडस्लाइड्स के, ठीक है. सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द स्लोप एंड द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. नाउ नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉजेज, दैट इज़ नेचुरल एंड ऑर्थोपोजेनिक. सो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल फैक्टर्स की. सो नेचुरल फैक्टर्स में हम बात करते हैं ग्रेविटी. सो ग्रेविटी वर्क्स मोर इफेक्टिवली ऑन स्टीपर साइड. सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या क्या कॉजेज़ है लैंडस्लाइड्स के, किस वजह से लैंडस्लाइड होता है. तो जैसा मैंने बताया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ग्रेविटी. ग्रेविटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंडस्लाइड्स में, ठीक है. सेकंड है हमारा जियोलॉजिकल फैक्टर, दैट इज़ जियोलॉजिकल सेटिंग दैट प्लेसेस परमिएबल सैंड ग्रेवल्स अबो impermeable layers of silt, clay और bedrock. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल सेटिंग, मतलब उस एरिया की जियोलॉजी सेटिंग कैसी है, उसका स्लोप कैसा है, किस टाइप का रॉक फॉर्मेशन है, किस टाइप की लिथोलॉजी है, कौन सा रॉक मटेरियल है वहाँ पर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ आ जाती है हमारी जियोलॉजिकल सेटिंग में. परमिएबल और इम्परमिएबल, ये दो टर्म ऐसे हैं जो हम नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी वाले यूनिट में पढ़ेंगे, बट फिर भी ब्रीफली मैं बता देती हूँ. परमिएबल मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसी कैपेसिटी जो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी जिस रॉक में होती है उसको हम बोलते हैं परमिएबल, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है. तो टोटली डिपेंड कि वहाँ पे किस टाइप का रॉक फॉर्मेशन होगा. अगर सैंड पार्टिकल्स हो गए तो वो वाटर को स्टोर नहीं कर सकते, सो बिकॉज ऑफ दीज वो ईजिली स्लाइड डाउन हो जाएंगे. सो देर आर सो मैनी जियोलॉजिकल फैक्टर्स बाय विच वी कैन गेट दी लैंडस्लाइड्स. नेक्स्ट है हमारा हैवी एंड प्रोलॉन्ग रेनफॉल. ऑब्वियसली रेनफॉल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से हमको लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं बहुत ज़्यादा. सबसे ज़्यादा रेनफॉल वेजिटेशन वाले एरिया में होती है, और हिली टेरेन और माउंटेन रेंजेस में अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दी हैवी रेनफॉल, ठीक है. और जो रेनफॉल का जो राइज होता है उस टोटली डिपेंड ऑन दी पार्ट ऑफ दी वेजिटेशन. सो विद दी हेल्प ऑफ वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन ज़्यादा होगी उस एरिया में तो मे बी समटाइम्स लैंडस्लाइड्स के चांसेस कम होंगे, बट अगर वहाँ पे वेजिटेशन कम होगा और हमारा जो एरिया है बहुत स्लोपी होगा तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक. सो जैसा कि मैंने बताया, विद दी हेल्प ऑफ अर्थक्वेक जो भी सडन मूवमेंट होते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, या विद दी हेल्प ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, और जो अर्थक्वेक्स आते हैं, जो शेकन अप होती है अर्थ सरफेस, जो शेक होता है अर्थ सरफेस ड्यू टू दी अर्थक्वेक, उस वजह से भी हमको बहुत सारे लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं. नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जो मैन मेड तरीके से हमको देखने के लिए मिलते हैं. सो इसमें आता है हमारा इनएप्रोप्रिएट ड्रेनेज सिस्टम, और सेकंड है हमारा कटिंग एंड डीप एक्सकेवेशन ऑन द स्लो फॉर बिल्डिंग्स, रोड, कैनल्स एंड माइनिंग्स. सो जो इनएप्रोप्रिएट ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम मतलब हमारा स्ट्रीम चैनल का फ्लो. जब एक पॉइंट से बहुत सारी स्ट्रीम्स निकलती है और एक ह्यूज सा एक राउंड सा सिस्टम बनाती है स्ट्रीम फ्लो का, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज, ठीक है. सो सरफेस रन ऑफ irrigated water on slope exposes soil under the cultivation to erosion. Part of this water is absorbed by the soil, increasing its weights, which can put an additional load on the slope. So इनएप्रोप्रिएट ड्रेनेज सिस्टम बनाने से क्या होता है, वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ की सॉइल उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और बिकॉज ऑफ दी वाटर उस सॉइल में प्रेजेंट होती है. और जैसा कि हमें पता है कि अगर सॉइल में वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो वो सॉइल हैवी हो जाएगी, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दीज रीज़न सॉइल का वेट ज़्यादा होने की वजह से अगर वो एरिया स्लोप साइड में हो और स्लोपी एरिया हो तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सॉइल हैवी सॉइल का वेट ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली लैंडस्लाइड्स वहाँ पे हो सकता है, ठीक है. तो ये हमारा एक रीज़न हो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में. सेकंड है हमारा
कटिंग एंड डीप एक्सकवेशन ऑन स्लोप्स फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स, कैनल एंड माइनिंग। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एरिया हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैनाल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रही है, माइनिंग्स बन रही है। सो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं लैंडस्लाइड्स के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एरिया को एक्सकवेट करते जाएंगे और उसका स्लोप कम होता जाएगा। जैसे अगर हम कोई एरिया में, जैसे नेचुरल स्लोप है और उस नेचुरल स्लोप में अगर हमको माइनिंग करनी है, और माइनिंग से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एरिया हम एक्सकेवेट करते जाते हैं, बट इफ़ अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गया तो वो पार्ट में चांसेस ज़्यादा होते हैं लैंडस्लाइड्स होने के। सो डीप एक्सकेवेशन डीप एक्सकेवेशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर दी लैंडस्लाइड्स। और जो कटिंग हम करते हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उस एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पे स्लोपिंग रीजन हो और डीप एक्सकेवेशन हुआ हो ड्यू टू द माइनिंग, तो वहाँ पे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं स्लाइड्स के। सो कॉजेज मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्लोप, ब्लॉकिंग ऑफ सरफेस ड्रेनेज, लोडिंग ऑफ क्रिटिकल स्लोप्स एंड विड्रॉल टू टो सपोर्ट promoting vulnerability. So these are all the factors which are responsible for the landslides. So ये वाला जो पार्ट है ऑर्थोपोजेनिक फैक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स एंड लॉसेस ड्यू टू द लैंडस्लाइड्स। सो हमें पता ही है, इट्स वेरी कॉमन, लैंडस्लाइड्स आने से क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करते हैं हम। डायरेक्ट इफेक्ट में सबसे पहला है फिजिकल डैमेज। सो फिजिकल डैमेज तो आप सभी को पता है कि क्या हो सकता है। डेब्रीज में ब्लॉक रोड, सप्लाई लाइन्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा एंड वाटरवेज। सो लैंडस्लाइड्स आने की वजह से जो डेब्रीज रहते हैं वो रोड ब्लॉक कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन को हार्म हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को हार्म हो सकता है, वाटर को हार्म हो सकता है, जो वाटर वेव्स होते हैं, जो पाइपलाइन होती है, इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है ड्यू टू दी लैंडस्लाइड्स। कैजुअलिटी में देखें तो डेथ एंड इंजुरीज टू पीपल एंड एनिमल्स। सो ऑब्वियसली अगर कोई एरिया में ह्यूज लैंडस्लाइड्स होता है तो वहाँ पर डेथ रेशो भी बढ़ सकता है, उस एरिया में एनिमल्स को हार्म हो सकता है, लाइफ को हार्म हो सकता है, बहुत सारी डेथ हो सकती है, इंजुरीज हो सकती है टू द पीपल। सो दिस इज़ द direct effect of the landslides. Now we will see the indirect effect of the landslides. So indirect effect में आता है influence of landslides in dam safety. So failures of the slope burdening the reservoir, flooding caused by the movement of large masses of soil into the reservoir. So यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंस ऑफ लैंडस्लाइड इन डैम सेफ्टी, अगर कोई डैम बन रहा है और अगर वहाँ पे हम उस डैम को बनाते टाइम कोई डैम सेफ्टी का प्रिकॉशन ना ले तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है हमारे लैंडस्लाइड्स के लिए। सो यहाँ पे लिखा है फेलियर ऑफ द स्लोप बॉर्डरिंग द रिजर्वायर। कोई भी रिजर्वायर अगर हम आर्टिफिशियल रिजर्वायर बना रहे हैं, अगर वो कम्प्लीटली विद द प्रिकॉशन नहीं बना है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो रिजर्वायर का जो बॉर्डरिंग है, जो स्लोप है, वो ईजीली नीचे स्लाइड डाउन हो सकता है, उसकी वजह से भी हमको लैंडस्लाइड देखने मिल सकते हैं। फ्लडिंग कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लार्ज मासेस ऑफ सॉइल इनटू द रिजर्वायर। अगर उस एरिया में फ्लडिंग आ गया, फॉर एग्जांपल कोई भी डैम है या बांध है, अगर वो टूट गया तो उस एरिया में अगर फ्लडिंग आ गई तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग। ठीक है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट हो गए और आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से और अदर रीज़न है। सो इट्स यू कैन राइट इजीली के इफ़ेक्ट एंड लॉसेस क्या हो सकते हैं लैंडस्लाइड्स के। नेक्स्ट है हमारा मेजर लैंडस्लाइड जोन इन इंडिया। सो ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे डिफरेंट कलर में हमें हाई, वेरी हाई टू लो लैंडस्लाइड जोन देखना है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लो जोन से। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है डेट इज़, ये पार्ट कवर करता है हमारा जम्मू। सो ये जो जम्मू वाला पार्ट है जो ग्रीन से इंडिकेट करता है, यहाँ पे हमको लो लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया है कि लैंडस्लाइड्स सबसे ज़्यादा उन्हीं एरिया में होते हैं जो हिली टेरेन हो, जहाँ पे माउंटेन रेंजेस हो, बहुत सारे वेजिटेशन हो। और आपको पता है कि ये जो पार्ट है जम्मू कश्मीर, ठीक है, लेह लद्दाख, हिमालयाज, यहाँ पे हमको लैंडस्लाइड ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ये लैंडस्लाइड जोन है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये इंडिकेट करता है हमारा जम्मू का पार्ट। तो यहाँ पे हमको लो लैंडस्लाइड्स मतलब कम लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद अगर हम आए मॉडरेट और मॉडरेटली हाई हजार्ड, तो ये है हमारा येलो पार्ट और पिंक पार्ट। सो ये जो पिंक कलर है इंडिकेट करता है हमारा लो मॉडरेट जोन को। सो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जम्मू यहाँ पे थोड़े ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, बट थोड़े कम होते हैं, मॉडरेट वे में थोड़े कम लैंडस्लाइड्स होते हैं। और हाई हजार्ड मतलब हाई लैंडस्लाइड जोन हमारा इंडिकेट करता है ये ऑरेंज वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट इंडिया का कौन सा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि ये जो ऑरेंज पार्ट है वो क्या है, क्या ये कश्मीर का पार्ट है, और कौन कितना पार्ट ये कवर करता है, ठीक है। तो ये वाला स्पेसिफिकली ये पार्ट कौन सा है जहाँ पे हमको हाई मेजर लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाई जोन ऑफ लैंडस्लाइड्स है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी हाई लैंडस्लाइड जोन। तो बिटवीन दिस जम्मू और ये वाला पार्ट जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, ये दोनों पार्ट के बीच में जो ये पार्ट दिख रहा है स्काई ब्लू कलर जो है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे अगर ईयरली हम बात करें तो ईयर में हमको 100 और 50 और 60 में भी डिपेंड करता है उस एरिया का क्लाइमेट और कंडीशन। वहाँ पे हमको वीक एरिया ईयर वाइज कितने लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये मोस्ट डेंजरस पार्ट है फॉर दी लैंडस्लाइड्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है। और ये पार्ट आप मुझे बताइए कि ये इंडिया का कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमें हाई लैंडस्लाइड जोन देखने के लिए मिलता है। और जो स्काई ब्लू कलर का जो पार्ट है यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेजर लैंडस्लाइड जोन ऑफ इंडिया। और जो वाइट कलर का जो है यहाँ मतलब पूरा पार्ट, ये पिंक भी इधर थोड़ा बहुत है, मतलब इधर अगर हम साउथ के तरफ आए, साउथ ईस्ट की तरफ आए, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में भी हमको मॉडरेटली लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और ये जो वाइट पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ पे हमें कुछ भी लैंडस्लाइड्स देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं बट बहुत सीवियर नहीं होते, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड देखा है, जैसे डेब्रिस फ्लो, रॉक फॉल, मतलब इस टाइप के लैंडस्लाइड्स हमको छोटे मोटे लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाई डेंजरस एरिया ये वाला पार्ट है, ठीक है। और आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस पार्ट को ये इंडिया का कौन सा एरिया कवर करता है, ठीक है। सो हाउ टू मिनिमाइज लैंडस्लाइड हजार्ड। अब हमको लैंडस्लाइड्स बचने के लिए क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले चूज़ अ सेफ लोकेशन टू बिल्ड योर होम। एक बहुत ही सेफ लोकेशन आपको चूज़ करना है जहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो with the help of geologist you can easily identify, you can easily examine your area जहाँ पे आप घर ले सकते हो, क्योंकि एक जियोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है कि फोल्ड फॉल्ट और किस एरिया में चांसेस ज़्यादा होते हैं लैंडस्लाइड्स के, अर्थक्वेक के। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कोई भी घर बनाएं। नॉर्मली तो हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के चांसेस बहुत कम है, बट अगर आप इन केस कोई हिली टेरेन या माउंटेन रेंजेस में घर बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
So choose a safe location to build your home away from steep side और steep slopes। मतलब अवॉइड कीजिए ऐसा एरिया जहाँ पे आपको स्टीप स्लोप है, मतलब स्टीप स्लोप वाले एरिया पे आप घर नहीं बना सकते। सो बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स तो मैनी चांसेस रहते हैं, और सिर्फ लैंडस्लाइड्स ही नहीं, ऐसे एरिया में आपको फ्लडिंग से भी बहुत हार्म हो सकता है। स्टीप स्लोप होने की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से भी आपका घर टूट सकता है। सो अवॉइड कीजिए ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत स्टीप स्लोप है, ठीक है। एंड प्लेस वेयर लैंडस्लाइड हैव ऑकर इन द पास्ट, और ऐसी जगह जहाँ पे लैंडस्लाइड्स पहले आ चुके हो, ऐसे जगह को आपको अवॉइड करना है घर बनाने से पहले। प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड वेजिटेशन रिमूवल। सो जो अभी के टाइम पे जो जितने भी डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, इसको कम करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और अगर हम ऑक्सीजन देने वाली मशीन डेट इज़ वेजिटेशन, अगर उसको ही ख़त्म कर देंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, ठीक है। सो प्रिवेंट करना चाहिए, ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हमारा डिफॉरेस्टेशन ना हो और वेजिटेशन रिमूव ना हो, जिसकी वजह से हम इजीली हैप्पीली इस प्लैनेट अर्थ पे रह सके, ठीक है। बिकॉज वेजिटेशन और ऑक्सीजन एक गॉड गिफ्ट है। सो जो प्रिवेंशन है, सो वो डिफॉरेस्टेशन के और वेजिटेशन रिमूवल के, उस पे काम करना चाहिए। जितने ज़्यादा हो सके प्लांट ग्रो करे, ठीक है। वेजिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट और लास्ट है हमारा अवॉइड वीकनिंग द स्लोप। जो जैसे कि मैंने बताया कि स्टीप स्लोप को अवॉइड करें, वीकनिंग द स्लोप, ठीक है। मतलब ऐसा स्लोप जो वीकन हो, पता हो कि ये वीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे वीकनिंग स्लोप को अवॉइड करें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। और ऐसे एरिया में ना सिर्फ घर, ना ही यहाँ पे आप रिजर्वायर बना सकते हो, ना ही आप वहाँ डैम बना सकते हो, ना ही ब्रिज बना सकते हो, ना ही आप कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन मोनूमेंट्स आप कुछ नहीं बना सकते। बिकॉज ऐसे एरिया में वहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस, लैंडस्लाइड्स के चांसेस, फ्लडिंग के चांसेस, क्योंकि अगर फ्लड आया तो वो स्टीप स्लोप होने की वजह से वहाँ पे जो वाटर और फ्लड की जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, तो आपके जो स्ट्रक्चर है, आपका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, उसको डैमेज होने के 100% चांसेस होते हैं। सो जितना हो सके ऐसी स्टीप स्लोप को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो ये था हाउ टू मिनिमाइज द लैंडस्लाइड हजार्ड, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम में आता है आपको मिनिमम 5 या 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंडस्लाइड्स। सो डेट्स इट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। और हमने फोर्थ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग वाले यूनिट में, अर्थक्वेक वाले लेक्चर में हमने मैक्सिमम पार्ट फोर्थ यूनिट का कवर कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा फोर्थ यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक रह गया था, वो था लैंडस्लाइड्स, जो अभी हमने कवर कर लिया है। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ यूनिट कवर होता है टोटली। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थक्वेक वाले लेक्चर में हमने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग वाला मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है। हमारा एक ही पार्ट बचा था, एक ही टॉपिक बचा था, लैंडस्लाइड्स। तो हमने आज लैंडस्लाइड्स भी कवर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you.